जी जनाब, वेलकम बैक। मैंने क्या किया है, मैंने शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को थोड़ा सा नीट करके आपके सामने लिख दी है, तो आइए इसको देखते हैं। बेसिकली शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है क्या? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये वो फाइनेंस है जिसको हासिल किया जाता है फॉर लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम। ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बनाती है जिसको आप नॉन करंट लायबिलिटी भी कह सकते हैं। क्यों दिया जाता है? ताकि आप कंपनी की ऑपरेशंस चला सकें। कंपनी के ऑपरेशंस चलाने में जो पैसा इस्तेमाल होना है वो आपके पास ख़त्म ना हो, जो आपके अनइवन कैश फ्लोज हैं उसको मेंटेन किया जा सके। मगर याद रखिएगा, आप इसको फिक्स एसेट्स बाय करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज ना तो आप बाय कर पाएंगे और जितना पैसा आपके पास होगा वो भी ज़ाया कर रहे होंगे। डिपेंडिंग अपॉन योर क्रेडिट स्कोर, आप सिक्योर्ड फॉर्म और नॉट सिक्योर्ड देखते हैं। अगर तो सिक्योर्ड है तो लो रिस्क और लो रिटर्न, और अगर अनसिक्योर्ड है हाई रिस्क होगा तो हाई रिटर्न होगा। और इसकी कुछ टाइप्स हैं हमारे पास: क्रेडिटर्स, बैंक लोन, लाइंस ऑफ क्रेडिट, ऑपरेटिंग लीज और फैक्टरिंग। अब आइए वन बाय वन करके इन पांचों टाइप्स को डिस्कस करते हैं और डिटेल में उतरने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 वी हैव क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जिसको आप बड़े प्यार से कहते हैं अकाउंट्स पेबल, पेबल्स। आप कह सकते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स। अच्छा, याद रखिएगा ये वो लोग होते हैं जो कि आपको कैश नहीं देते। क्या मतलब? जब कैश नहीं है तो फाइनेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। ये कैश नहीं देंगे, ये आपको उधार पे माल देंगे। तो ये आपको गुड्स प्रोवाइड करेंगे ऑन क्रेडिट टर्म्स। तो अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो ये आपको उधार पे माल देके जाएंगे। ये बेसिकली वेंडर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं। दैट कैन बी ऑफ रॉ मटेरियल, दैट कैन बी ऑफ फिनिश गुड, दैट कैन बी ऑफ सर्विसेज। तो ये आपको उधार पे सामान बेच रहे हैं, आप इनको अभी पे बैक नहीं कर रहे हैं। और नॉर्मली हम इसको अनसिक्योर्ड डील करते हैं। नॉर्मली ये अनसिक्योर्ड होते हैं। मगर याद रखिएगा, अगर आपको उधार में माल देंगे वर्सेस अगर एक कैश में माल देंगे तो कैश वालों को सस्ता देंगे और उधार वालों को महंगा देंगे। क्यों? उनको पैसा आज नहीं मिल रहा, फ्यूचर में कहीं जाके मिलेगा। और उस फ्यूचर की इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए आज जो भी ये माल बेचेंगे वो कॉस्टली बेचेंगे। तो ये कॉस्टली होता है, महंगा होता है। मगर जिनके पास पैसा नहीं है, जिन बेचने वालों के पास पैसा नहीं है, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा सो कॉल्ड अट्रैक्टिव मेथड माना जाता है कि विदाउट पैसा उनकी दुकान भर जाती है। विदाउट पैसा उनकी दुकान के ऊपर माल आ जाता है। वो कहते हैं पंजाबी में, नहीं उर्दू में, खानों में, जो खाने बने होते शॉप के अंदर, उस पर रौनक आ जाती है। फिर माल को देख के डिफरेंट और क्रेडिटर्स अप्रोच करते हैं और आपको माल देते हैं। क्योंकि कोई भी क्रेडिटर कभी भी किसी ऐसी दुकान को माल नहीं देगा जो कि शुरू से खाली पड़ी हुई है। तो ये कॉन्सेप्ट है। शुरू में कोई कॉस्ट आपकी नहीं लग रही है, ज़ीरो कॉस्ट पे आप लोग चल रहे हैं। यू आर गोइंग एट ज़ीरो कॉस्ट। मगर जब आपको माल बेचा जाएगा तो वो महंगा होगा अगर हम यही चीज़ कैश पे उठाएं। लेट्स से एक 12
पीसेस ऑफ परफ्यूम अगर मैं कैश पे लूँ तो मुझे मिलेगा 70 रुपीज़ के हिसाब से। तो 12 पीसों के हो गए 840, और शायद इसमें मैं मज़ीद डिस्काउंट करा लूँ 40 रुपीज़ की, तो मुझे मिल जाए 800 रुपये के हिसाब से। बट अगर मैं यही चीज़ क्रेडिट पे ले रहा हूँ, ये कैश है, तो ये 12 पीस पहले तो वो मुझे 70 पे देगा नहीं, अपना मार्जिन ऐड करेगा। क्यों? उसको मैंने पैसे देने हैं विद इन एन ईयर, 3 महीनों में, 4 महीनों में, 5 महीनों में, 6 महीनों में, साल के अंदर अंदर देने हैं। और हर महीने इन्फ्लेशन है, तो वो पैसा उसमें ऐड करके आपको बेचेगा। लेट से उसने आपको दिया 80 रुपये के हिसाब से, 10 रुपये बढ़ा दिए, इट विल बिकम 960। अब चूंकि आप सारा का सारा कैश नहीं दे रहे हैं, तो आपको किसी भी तरह से कैश डिस्काउंट तो मिलने वाला नहीं है। तो जब आप डिस्काउंट की बात करेंगे तो कहेगा सॉरी, नो कैश डिस्काउंट। फिर आप कहेंगे अच्छा चलो ट्रेड डिस्काउंट दे दें, कहेगा सॉरी मैं ट्रेड भी नहीं दूंगा। क्यों? तुम बिल्कुल ही नए हो, रिस्क ज़्यादा। तो अगर तुम्हें माल चाहिए तो मुझे 960 रुपीज़ के हिसाब से पेमेंट कर देना, मैं तुम्हें ये माल दे दूंगा। लेट्स से मार्केट में इसकी MRP है, ये बिकेगा 100 रुपये के हिसाब से। तो अगर एक कस्टमर 100 रुपये का लेने आए हैं मार्केट में और ये जाए इसके पास, तो इसको पर हेड कितने का पड़ जाएगा? 800 डिवाइडेड बाई 12, इधर डिवाइड करना, 800 को 12 में डिवाइड करना, 800 को 12 में डिवाइड करना, आंसर क्या आता है? लेस देन 70 तो होगा, मगर कितना? शायद 66 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 800 कितना आता है? 66.67। ये उसको पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। तो अगर कस्टमर आके डिस्काउंट मांगे 10 रुपये का, 20 रुपये का, 80 रुपये तक भी अगर वो पे करे तो ही विल बी मोर हैप्पी। जिसने कैश पे लिया हुआ ना उसको सस्ता पड़ेगा और वो उसको 80 रुपये के हिसाब से भी बेच देगा। मगर जिसने लिया ही उधार पे हुआ है, अगर ये बंदा उसको आगे 80 रुपये ऑफर करेगा तो 80 और 80 ये तो ब्रेक इवन हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। और अगर एक मार्केट में बेचने वाला 80 पे बेच रहा है तो क्यों इसके पास कोई आगे 85, 90, 95 या 100 भरेगा? वो किसके पास जाएगा? कैश वाले के पास जाएगा। तो ये एक फैक्ट है। नो डाउट कि आपको सामान बैठे बैठे मिल गया, दुकान आपकी भर गई है, उधार पे माल है, सब कुछ हो गया, मगर कस्टमर के लिए वो चीज़ अभी भी क्या है? महंगी है। कस्टमर के लिए वो चीज़ क्या है? महंगी है। दिस इज ट्रेड क्रेडिटर। इस चीज़ को चलाने के लिए आपको ऑनर करना पड़ता है अपने सप्लायर को, यानी कि उसको फिर आप टाइमली पेमेंट करेंगे तो आपको आगे माल देता जाएगा। अगर आपने इसी मेथड को चलाना और आपके पास इनिशियल कैश अवेलेबल नहीं है तो चलें इस मेथड को चलाने के लिए भी आपको उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा। मैं मानता हूँ इसमें कोई इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है, इसमें किसी भी तरह की इंटरेस्ट कॉस्ट शामिल नहीं है, मगर इसको ऑपरेट करने के लिए आपको टाइमली पेमेंट्स करना ज़रूरी है और कोशिश करें वक्त से पहले कर दें। शायद वो बाद में फिर आपको डिस्काउंट की ऑप्शन देना शुरू कर दे, सिर्फ इसलिए कि आपका जो उधार है वो अच्छा है, आपकी रेटिंग बढ़ गई है, अब आपको ज़्यादा माल देने में कोई मसला नहीं है, उसका ट्रस्ट बढ़ गया आपके ऊपर। तो इसके साथ इसकी परचेजिंग पावर ज़रूर बढ़ जाती है।
इसकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाती है। नो इंटरेस्ट नहीं है। ऑपरेशन स्मूथली फ्लो करते हैं, दुकान भर जाती है, और कोई ख़ास, ये अनसिक्योर्ड होते हैं, कोई ख़ास कोलेटरल रखने की ज़रूरत मुझे यहाँ पे नहीं। मगर कंपनियां फिर क्या करती हैं, कभी कभी इस चीज़ को अपनी आदत बना लेती हैं। भाई पता है उधार पे आ रहा है, आने दो, कैश खर्चती नहीं है, महंगा मंगा देती हैं और बाद में पछताती हैं। तो शुरू में तो ठीक है, मगर कोशिश करके विद टाइम इसको ख़त्म करें और कैश पे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि आप वो इंसेंटिव मिस कर देंगे जो कि आपको मिलेगा अगर आप उसको कैश पे लेकर आएँ। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो अगर आप कैश पे कर रहे हैं काम, तो ये एज़ कंपेयर टू ये तकरीबन 13-14 रुपये का फ़र्क आ जाता है पर यूनिट। और हाईली कंपेटिटिव मार्केट्स के अंदर ये फ़र्क बहुत अहम है। ऑलराइट, दिस वाज क्रेडिटर। नेक्स्ट वी हैव बैंक लोन। अब बैंक लोन के ऊपर हम लोग ने बहुत बात कर ली है ऑलरेडी। ये दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होता है और एक लॉन्ग टर्म होता है। हमने भी पढ़ना है शॉर्ट टर्म लोन जो कि लेस देन 1 ईयर है। इसके अंदर अगेन बैंक आपसे कोलैटरल्स डिमांड करेगा, सिक्योरिटी डिमांड करेगा, और वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी अगर आपने रिस्क कम रखना है, अगर आपने रिटर्न कम देनी है। और अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है तो फिर महंगे दामों आपको लोन मिलेगा। ये लोन क्यों लिया जाएगा? फॉर ऑपरेशंस के फ्लो के लिए ये लोन लिया जा सकता है। आपने इन्वेंट्री बाय करनी है, आपने कुछ इंपोर्ट करना है, किसी भी तरीके से कंपनी को चलाने के लिए अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ रही है तो बैंक इज़ ऑलवेज योर गो टू पार्टनर। बैंक इज़ ऑलवेज योर गो टू पार्टनर्स। और लोन भी डिफरेंट तरह के होते हैं, कुछ हाउसिंग लोन होंगे, गाड़ी का लोन होगा, ये लोन फलां लोन। आपने देखना है कि आपको किस पर्पज़ के लिए चाहिए और किस में इंटरेस्ट आपको कम से कम चार्ज होगा। तो टाइम पीरियड, इंटरेस्ट और इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए आप बैंक लोन के लिए अप्लाई करते हैं। बैंक लोन आपको जल्दी मिलेगा या कम मिलेगा, ये डिपेंड कर रहा है कि आप क्या सिक्योरिटी दे रहे हैं। अप्रूव टाइम पे हो रहा है या टाइम पे नहीं हो रहा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू आर एंटरिंग इनटू इट। तो बैंक लोन में याद रखिएगा, बैंक आपको सिर्फ पैसे देगा, बैंक आपको सिर्फ सिक्का या रैजुल वक्त देगा, नोट देगा, कैश देगा। आपने इस कैश को यूज़ करके वो इन्वेंट्री बाय करनी है। और इस इन्वेंट्री पे हक किसका है? क्या बैंक का हक है? नहीं, हक है आपका। हक किसका है? आपका अपना हक है। बैंक का इस पे कोई हक नहीं है। बैंक इस इन्वेंट्री पे कोई ओनरशिप नहीं रखता। बैंक ने सिर्फ इस लोन के ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट लेनी है और साथ ही साथ इंटरेस्ट लेना है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगी, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, एंड इसकी प्रोसेसिंग ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है एज़ कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। सो दिस वाज बैंक लोन। तीसरा देखते हैं, थर्ड इज कमिटेड लाइंस ऑफ क्रेडिट। हम लिख लेते हैं इसको क्रेडिट लाइंस। कमिटेड लाइंस ऑफ क्रेडिट होता क्या है? बेसिकली आप बैंक के पास जाते हैं या किसी भी और फाइनेंशियल
इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं, तो एक आप है और एक इदारा है। आप कौन है? बोरोवर। आपको पैसे चाहिए और बैंक से आपने वो पैसे लेने हैं। आप आपस में एग्रीमेंट साइन करते हैं। आपने आपस में एग्रीमेंट साइन किया जिस पे ये लिखा हुआ है कि ये इदारा आपको लेंड करेगा पैसे, मगर सारे एक साथ नहीं, ज़रूरत पड़ने पे। उन्होंने आपसे कमिट कर लिया है कि हम आपको उधार देंगे मगर सारा एक साथ नहीं देंगे। जैसे जैसे आपको ज़रूरत आती जाएगी वैसे वैसे आप हमसे आके पैसे लेते जाना किस्तों पे। सारे पैसे आपको एक साथ कहाँ मिलेंगे? सादे वाले बैंक लोन में। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको सारे पैसे एक साथ नहीं दिए जा रहे। इसका फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे जब मैं इंस्टॉलमेंट्स में पैसे ले रहा हूँ, लाइंस में पैसे ले रहा हूँ, तो अगर मैंने एक पैसा साल के शुरू में लिया है तो उस पर इंटरेस्ट पड़ेगा 12 महीनों का। चलिए इसके एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मैंने बैंक लोन लिया है, कंपेयर करके मैंने 1000 रुपये का लोन लिया और उस पर इंटरेस्ट है 10% का, तो 1000 इंटू 10% इंटू 12/12। मैंने ये लोन लिया है बिल्कुल साल के शुरू में। आंसर क्या आएगा? 1000 का 10%। 1000 का 10% इंटरेस्ट कितना आएगा? 1000 का 10%। निकालें ज़रा। 1000 का 10%। जी मुदस्सर भाई, 1000 का 10% निकालिएगा ज़रा। जी बस ये बता दें। है 1000 का 10%, 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.1 क्या आ रहा है? बोल दो। है ये आ जाएगा मेरे पास 100। तो ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है। अब मुझे पे करना है साल के एंड पे 1000 जमा 100, कुल मिला के 1100। ये मुझे पे करना साल के एंड पे। और अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो मैंने इनसे ये कहा है कि मैं आपसे मैक्सिमम तो लूँगा 1000। ये मेरी अपर कैप डिफाइंड हो गई है, मगर ये सारा मैं साल के शुरू में नहीं लूँगा। मैं साल के शुरू में आपसे लूँगा 400, यानी कि 400 का 10% का 12/12, ये है साल के शुरू में। फिर मैं आपसे लूँगा 400 मज़ीद 10% पे लूँगा, मगर मिड ऑफ ईयर लूँगा आके। और फिर मैं आपसे 200 लूँगा सिर्फ और सिर्फ आखिरी 2 महीनों के लिए। अब निकालें 400 का 10, ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 2 नहीं आएगा, ये 2 से भी कम आएगा। तो ये अराउंड 60 समथिंग का इंटरेस्ट मैं पे कर रहा हूँ, 60 समथिंग का इंटरेस्ट पे करूँगा। तो ये फ़ायदा है अगर मैं ऑप्ट कर रहा हूँ क्रेडिट लाइंस। क्यों? इस पे इंटरेस्ट सारा का सारा पूरे साल पे नहीं जा रहा। जिस तरह यहाँ पे मुझे पूरे साल पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, मगर यहाँ पे ये इंटरेस्ट मेरा टूट जाएगा। जैसे जैसे मैं लोन लेता जाऊंगा वैसे वैसे इंटरेस्ट चार्ज होता जाएगा। ये है आपका
कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट। बेसिकली ये एक लीगल एग्रीमेंट है जो कि आप कर लेते हैं बैंक्स के साथ, और बैंक्स फिर आपको पेमेंट करते हैं जैसे जैसे आपको ज़रूरत पेश आती है, प्रोवाइडेड कि आप कोई भी टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट ब्रीच नहीं कर रहे हैं। मगर इसके लिए आपको एक अपर कैप तय करनी पड़ती है कि मैक्सिमम मैं कहाँ तक जाऊँगा। तो यस, इट इज़ गिविंग यू फ्लेक्सिबिलिटी। आप विदाउट एनी एग्रीमेंट फिर से एक दफ़ा कर लिया बहुत है, इसके लिए अलग से करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेस पेपर वर्क, यानी कि लेस टाइम कंज्यूमिंग, लो इंटरेस्ट, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे पे नहीं करना पड़ा, इंटरेस्ट उसी पे होगा जो अमाउंट में बोरो कर रहा हूँ। और अगर फ़र्ज़ करें मैंने ये ही बोरो किया सिर्फ 400 और 400, मैंने ये बोरो ही नहीं किया, तो ये 40 और 20 कुल मिला के सिर्फ 60 रुपया ही मुझे देना है, मुझे 100 रुपया नहीं देना। मैं क्या दूंगा? सिर्फ और सिर्फ ये 60 रुपया दूंगा। हाँ, इसका नुकसान भी है। बैंक चाहे तो किसी भी वक्त ये एग्रीमेंट ख़त्म कर दे, अगर ज़रा से भी उसको भनक पड़ रही है कि आप लोग कोवेनेंट्स को ब्रीच कर रहे हैं, बैंक ख़त्म कर सकता है। ये फैसिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए काबिल इस्तेमाल नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए चल सकती है। मगर बैंक भी चला गया, बैंक कहता है कि जरा तुमने ये वाला मजाक करना है मेरे साथ, तो फिर मैं तुमसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाऊंगा। फिर इंटरेस्ट रेट ये नहीं होगा, शायद बैंक कहे 12%, फिर बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। क्यों? बैंक को नुकसान है। बैंक जहां पे 100 रुपया कमा सकता है वो क्या कमा रहा है? 60 रुपया। तो बैंक इस केस में इंटरेस्ट रेट चाहे तो इंक्रीज कर सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि अब आप बैंक के साथ किस तरह की, किस हद तक अच्छी और वैलिड नेगोशिएशन कर सकते हैं। तो जितना अच्छा आप बैंक को टैकल कर लेंगे उतना ही बेहतरीन काम आप इसके साथ कर लेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज। अब यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे दो पार्टीज हैं, ये है मिस्टर कमाल और ये है मिस्टर जमाल। एक कमाल है और एक जमाल है। इनके पास एक एसेट है और ये उस एसेट के ओनर हैं। लेट्स से इनके पास एक एसेट है और ये हैं उस एसेट के ओनर। इन्होंने दूसरी पार्टी को, जमाल को, ये एसेट ग्रांट कर दिया और कहा है कि तुम इस एसेट को यूज कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि राइट टू यूज दे दिया है अगेंस्ट a consideration. अब what is consideration? That can be any periodic payment. तो एक periodic payment के बदले उस एसेट का यूज दे दिया किसको? जमाल को, और कहा है कि भाई तुम इसको इस्तेमाल करो और उसके बदले मुझे पैसे दे देना। लेट्स से इनके पास गाड़ी है और गाड़ी जमाल को दे दी है कि जाओ तुम इसको ऊबर पे डाल दो, करीम पे डाल दो, इनड्राइव पे डाल दो और चलाओ, अर्न करो, खुद भी कमाओ, मुझे भी कमा के दो। बेसिकली ये और कुछ नहीं है, इट इज जस्ट रेंटिंग ऑफ द एसेट। ये कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपना एसेट किराए पे दे दिया।
या मुझे कहना चाहिए एसेट किराए पे चला दिया, रेंट पे दे दिया एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। क्या गाड़ी जमाल के नाम हो गई है? नहीं, सिर्फ उसको क्या दिया है, राइट टू यूज, इस्तेमाल करने का हक दिया। सुबह आएगा, गाड़ी निकालेगा, फुल डे चलाएगा, वापसी में जाते हुए गाड़ी वापस पार्क करेगा, अपनी बाइक स्टार्ट करेगा और घर जाएगा। कौन? जमाल। तो बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज अ रेंटल एग्रीमेंट फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड। हुआ क्या, जमाल की ज़रूरत पूरी हो गई और जमाल की जेब से कुछ भी नहीं गया, उल्टा जमाल को डेली के पैसे आने शुरू हो गए। कमाल को भी पैसे आ रहे हैं, मगर कमाल को जो पैसे आ रहे हैं उन पैसों में से वो उस गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट माइनस करेगा, फ्यूल माइनस करेगा, डेप्रिसिएशन माइनस कर रहा होगा। मगर जमाल भाई को तो घर बैठे बैठे इनकम आनी शुरू हो गई है। गाड़ी की ओनरशिप भी ख़राब नहीं हुई, डाइल्यूट नहीं हुई, और इस्तेमाल कौन कर गया? जमाल कर गया। जमाल जो पे करेगा कमाल को वो होंगे रेंटल्स। लीज के अंदर जो आप पेमेंट करते हैं पीरियडिकली, ये है लेसर, ये है लेसी। तो लेसी ने जो पेमेंट करनी है लेसर को, उसको हम कहेंगे रेंटल्स। जमाल भाई ने पेमेंट करनी है, इनको गाड़ी मिल गई विदाउट इनकरिंग अ सिंगल रुपी, विदाउट इनकरिंग अ सिंगल रुपी। डॉक्यूमेंटेशन भी आसान है और गाड़ी की मेंटेनेंस फला फला सब किसके ज़िम्मे आएगी? कमाल का ज़िम्मे आएगी। जमाल का उससे कोई भी सरोकार नहीं होगा। तो जमाल के लिए कुछ भी कोई भी कॉस्ट नहीं लग रही है, सिर्फ और सिर्फ वो पैसे अर्न करके कमाल को दे रहा है। तो ये है आपकी ऑपरेटिंग लीज। ये बंदा इज नॉट ओनर, ये ओनर नहीं है। हाँ, अगर बीच में ताल्लुकात सही रहेंगे तो ये लीज एग्रीमेंट आगे बढ़ जाएगा, और जैसे ताल्लुकात ख़राब होंगे ये इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, डिपेंड कर रहा है इनके ऊपर। आखिरी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर फैक्टरिंग का। इसको आप कह सकते हैं डिस्काउंटिंग। आपने शायद सुना हो, एक कॉन्सेप्ट होता है कण टुट्टा बदमाश। कहीं भी सुना है? नहीं सुना होगा, मैं बता देता हूँ। होता ये है कि ये बैंक है, बैंक ने लोन दिया 10% इंटरेस्ट के ऊपर। किसको दिया? मिस्टर ए को दिया 1000 रुपये का लोन, और ये लोन दिया 3 सालों के लिए। हर साल 10 रुपये, हर साल 100 रुपये ऐड होता जाएगा, यानी कि 1000 जमा 100 जमा 100 जमा 100, तो एंड पे मिलने चाहिए 1300। 1000 था ना, 100 100 100 300 1300। ये 1300 मिलेगा फ्यूचर में, ये है फ्यूचर वैल्यू। एंड व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू? 1000। ये 300 का गैप है, मगर ये गैप कब पूरा हो रहा है? 3 साल के बाद। यहाँ पे एंट्री होती है एक बदमाश की, डिस्काउंटर की या फैक्टरर की। वो बैंक के पास आता है और कहता है कि यार मेरी बात सुनो, तुम्हें 3 साल के बाद मिलना 1300, तुम एक काम करो, तुम ये पर्ची मुझे बेच दो और मुझसे अभी इसके 1050 रुपये ले लो और ये इनवॉइस मुझे दे दो।
मैंने तुम्हें तुम्हारी फ्यूचर वैल्यू को मौजूदा रिस्क वगैरह सब कुछ देखभाल के एक अमाउंट निकाल दी है 1050, ये भी मेरे से लो और ये इनवॉइस मुझे दे दो, मैं जानूँ और मिस्टर ए जाने। अब मिस्टर ए से तुमने रिकवर नहीं करना, मैंने रिकवर करना। द बैंक वुड बी हैप्पी। जहाँ उसको 3 साल के बाद 300 मिल रहा है, वहाँ उसको खड़े खड़े 50 रुपये का फ़ायदा हो रहा है और उसका प्रिंसिपल भी वापस आ रहा है, जो कि वो आगे किसी और को इंटरेस्ट पे चला सकता है। तो रिसीवेबल आपने बेच दिया। बेसिकली बैंक के पास क्या था, ये एक रिसीवेबल था। भाई बैंक के पास क्या था, 1000 रुपये का, बल्कि 1300 का रिसीवेबल था, जो कि किसने का बेच दिया, 1050। देखा जाए तो क्या कोई नुकसान हुआ है? 250 का नुकसान हुआ है, मगर वो फ्यूचर में होना था, वो फ्यूचर में पैसे मिलने थे। अभी तो नेट प्रॉफिट में चलेंगे ये लोग 50 रुपया। तो ये इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग। इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग, जब आप एक थर्ड पार्टी को अपना रिसीवेबल बेच देते हैं। थर्ड पार्टी आई और बैंक से आके उसने वो रिसीवेबल बाय कर लिया कि भाई अब आपने कुछ नहीं करना, मैं इससे रिकवर करूंगा। दिस इज फैक्टरिंग, दिस इज कॉल्ड फैक्टरिंग। ओके सर, अब जरा देखते हैं ओवरऑल लेवल के ऊपर व्हाट आर द एडवांटेजेस। आपके नज़दीक ज़रा सोचें तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1, इसके अंदर टाइप्स बहुत ज़्यादा है, मुख्तलिफ तरह से आप उसको बाय कर सकते हैं। तो मैनी टाइप्स ऑफ बाइंग। फिर डिफरेंट वेज हैं ऑफ बाइंग। चूंकि शॉर्ट टर्म है तो इंटरेस्ट कॉस्ट हर एक में नहीं है, नॉट इन ऑल। डॉक्यूमेंटेशन ओवरऑल इजी है। अगर इंटरेस्ट है भी तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेस इंटरेस्ट है। क्विकली ये आपको मिल जाता है, क्विकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं। क्या कुछ नुकसान भी हैं? नुकसान भी होंगे। जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी होते हैं। लेस अमाउंट मिलती है, वो अमाउंट से आप बाय नहीं कर सकते फिक्स एसेट्स। आप वो अमाउंट से फिक्स एसेट्स नहीं खरीद सकते। इंटरेस्ट रेट हाई किया जा सकता है, फिर इन्फ्लेशन का फ़र्क आ जाएगा। देन होता ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता डेट ट्रैप में चले जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझाने वाला है, व्हाट इज़ अ डेट ट्रैप। डेट ट्रैप क्या है? बेसिकली इसकी टॉपिक उसके साथ, ए से लोन लिया, बी को दे दिया, बी से लोन दिया, सी को दे दिया, सी से लोन दिया, डी को दे दिया। तो यहाँ का लोन यहाँ, यहाँ का लोन यहाँ, यहाँ का लोन यहाँ। अब आपकी एसेट लायबिलिटी मिसमैच होना शुरू हो जाती है। एसेट्स कम होते जाएंगे, लायबिलिटियाँ बढ़ती जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता हम कहेंगे जनाब कंपनी अब आपकी गोइंग कंसर्न नहीं रह पा रही है, कंपनी अब उस तरीके से ऑपरेट नहीं कर पा रही है। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के ऊपर। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 आर ऑल डन। नेक्स्ट मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।